जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। बढ़िया प्रश्न है। तो डेल्टोनिज्म जो है इसे प्रोटोनोपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा प्रोटोनोपिया। इसमें जो रोगी होता है, जो प्राइमरी कलर होता है, प्राइमरी कलर इसको नहीं देख पाता है। प्राइमरी कलर में क्या क्या आता है, आर हो गया, इनके अलावा जी हो गया, इनके अलावा आप बी को याद रखिएगा, आर जी बी। आर फोर हो गया रेड, जी फोर ग्रीन और बी फोर ब्लू नीला। तो हरा, नीला और लाल रंग, ये तीनों को नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर हम लोग चलेंगे। आगे है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। तो ये जो होता है ना, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में गिरने वाले वर्षा के बूंद पर पड़ते हैं तो अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन जो होता है उससे वो विकिरणित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है, वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के कारण विकीर्ण हो जाता है। क्या? तो सूर्य की प्रकाश, इस वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है। कह रहा है गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, तो यह किसका कथन है। तो ये चार्ल्स का कथन है, जो चार्ल्स का नियम है इससे ये संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब भी कोई अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करेंगे तो इसे निस्तापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बी। पायस एक कोलाइडी होता है, तो पायस जो है एक कोलाइडी होता है, द्रव में द्रव का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 6 में है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रा एवं अमीबा दोनों लैंगिक जनन करते हैं, सही बोल रहा है। आगे है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है। अलैंगिक जनन में, यह भी सही है। मतलब हाइड्रा और अमीबा दोनों अलैंगिक जनन तो करते हैं, और अलैंगिक जनन जो होता है, जो इसमें जनक होते हैं उसी से एक नए जीव की भी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी सही बोल रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन। असत्य तो कोई नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कार्बनिक अणुओं के बने होते हैं, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यदि प्लाज्मा के बारे में बात की जाए तो प्रश्न पूछा जाता है, जो रक्त होता है इसका कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो रक्त का 60% प्लाज्मा होता है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा में जल की प्रतिशत, तो जल की प्रतिशत प्लाज्मा में 90% होते हैं, इसे आप लोग
याद रखिएगा 90%, और प्लाज्मा में 0.1% ग्लूकोज होता है। जी फॉर ग्लूकोज होता है, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। 8 में है, संसद की नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है। तो चारों कथन को पढ़ना होगा। पहला है, ध्यान दीजिएगा, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नियमों में फेरबदल कर सकता है। सही है। आगे है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। आगे है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। यह भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं। इस प्रकार का विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। जो नए राज्यों का गठन होता है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखिए। तो ऑप्शन डी नंबर गलत है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न है, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 187 में किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। तो शांति संविधान के नाम से जापान के संविधान को जाने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो बेलाडीला ये कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्योझर ये ओडिशा में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बेलाडीला कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्योझर कहाँ है। ओडिशा में है। बालाघाट कहाँ है। मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, ऑप्शन नंबर डी के साथ 1 मिनट, 1 का क्या हो जाएगा 3, बेलाडीला छत्तीसगढ़। 2 का 1 है, ठीक है। तो 1 मिनट, आंसर थोड़ा यहाँ पे गलत टिक हो गया, इसको सही कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीप के मध्य स्थित है। लोम्बोक जलडमरू मध्य ये जो है बाली एवं लोम्बोक के मध्य ही स्थित है, याद रखिएगा, बाली एवं लोम्बोक के मध्य। अगला है, दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार है। तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेंटागोनिया का पठार पर्वतपादीय पठार का उदाहरण है। पर्वतपादीय पठार का उदाहरण है। यदि क्वेश्चन पूछे पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, आम्र वर्षा भारत के किन राज्य में सामान्य घटना है। तो आम्र वर्षा केरल एवं कर्नाटक में सामान्य वर्षा है, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर डी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 15 को देखते हैं। प्रश्न है, सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। सामल जो है ये किन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोपेंट्रिया का मैदान कहाँ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोपेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए।
विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप को कहे जाते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा यूरोप से कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, मतलब यहाँ पे नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है तो यूरोप में। यदि आपसे पूछा जाएगा आंध्र महाद्वीप तो ये किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। और पूछा जाएगा मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? मानव जाति का पालना तो अफ्रीका को। और एशिया के बारे में बोल सकता है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया को। और एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। याद रखिएगा, एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, मरुस्थल नहीं है यूरोप में, सभ्यता का पालना एशिया को, मानव जाति का पालना एवं अंध महाद्वीप अफ्रीका को। तो विषमताओं का महाद्वीप ऑप्शन नंबर सी यूरोप आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है ब्रेक्जिट से तात्पर्य है। तो ब्रेक्जिट से तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट किए थे? बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएंगे मास्की लघु शिलालेख। मास्की लघु शिलालेख बढ़िया आंसर है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला है औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हो गया था? तो औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत नवंबर 1858 में कर दिए गए थे। कब? तो नवंबर 1858 में। प्रश्न संख्या 21 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल में जो ढाले गए सिक्के थे उसे खजाना कहते थे। क्या कहते थे? खजाना। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, इसमें निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। फ्रेंड, इस प्रश्न की चर्चा हम लोग सेट 44 में किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप दीजिएगा। वहाँ हमने बताया था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध 1576 में हुआ है उसमें यहाँ पे भगवान दास के जगह पर क्या होना चाहिए? तो आप आंसर कीजिएगा। और आगे जो लिखा हुआ है मानसिंह 1886 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। तो मानसिंह के जगह यहाँ पर क्या होगा? तो आप आंसर कीजिएगा ऐसे। एक का आंसर क्या होगा? फिर ऑप्शन नंबर 2 है, बी का आंसर में मानसिंह के जगह क्या होगा? ऐसे करके आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो हम इसका आंसर आप लोग से चाहते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं। प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? तो फ्रांसुआ बर्नियर लिखे हैं, इसे याद रखिएगा। रंजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता है? तो फौज ए आइन के नाम से उसे जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना किसने की थी? तो बीदर की स्थापना बरीद शाही के द्वारा किए गए थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का इससे पता चलता है? तो इधर से समुद्री व्यापार किए जाते थे, तो इससे समुद्री व्यापार के महत्व की पता चलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
थोड़ा हम इसे ऊपर करते हैं पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सही कथन को चुनना है। तो पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सही है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ये भी बिल्कुल सही है। आगे है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये जो है गलत बता रहे हैं आप लोग, इसे याद रखिएगा। वेद त्रुटिहीन है ये बोला था, इस सिद्धांत का इन्होंने प्रचार नहीं किया था। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। वहीं यदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात आए तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गणेश वासुदेवन जोशी गए थे, इसे याद रखिएगा, गणेश वासुदेवन जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और लास्ट में बोला है सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, सूती और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। तो इसमें जो है सूती उद्योग तो ठीक है, लेकिन रेल उद्योग के जगह पे क्या होना चाहिए? तो कपास उद्योग। क्या होना चाहिए? कपास उद्योग। ये पहला कथन गलत है। दूसरा है, ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिक क्रांति के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। देखिए इसका आंसर नीचे ही ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया गया है। तो 2 नंबर सही है। तो सत्य कथन का चयन करना था, तो केवल 2 के साथ हम लोग आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या अब हम लोग 30 को देखते हैं। प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो पुर्तगाली जो है हुगली में बस्तियों का जो निर्माण किए थे वो अकबर के इजाज़त से किए थे। आप लोग इसे याद रखें, किसके इजाज़त से? तो अकबर के इजाज़त से। किस वर्ष में सिविल सेवा की परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों जगह कराए जाने लगे थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा करवाए गए थे। प्रश्न संख्या 33 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है वो 2011 से 12 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या अब हम लोग 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे, 1995 में किए गए थे। याद रखिएगा कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो पशुपालन ये प्राइमरी सेक्टर से है और फसल की खेती दोनों प्राइमरी सेक्टर से है, प्रथम क्षेत्र से। बिजली एवं परिवहन जो है ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। आगे है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति। जो बीपीएल परिवार की पहचान के लिए समिति का गठन हुआ था वो कौन सा समिति थे? हाशिम समिति, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधन की बचत कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो आंसर जाएंगे समपोषणीय विकास की अवधारणा की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर बोर्ड आया है। तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कम से कम 3 चीज याद रखिएगा, आय, संपत्ति, उपहार, निगम कर, ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। और बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष कर पूछा गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आय हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 39 है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस माप से जोड़ा जा सकता है? आय असमानता की माप से जोड़ा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति की दर को किससे मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके इसे मापा जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे है विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? तो किसान द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, किसान द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की चयन करना है, तो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, सही है। यहाँ शिकार करना निषेध होता है, सही है। यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये जो है गलत है। यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है, सभी है, मतलब सभी चीज़ निषेध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आंसर गलत था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये लोहित नदी पर आंसर हो जाएंगे। ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिकन फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धा, बहादुरी, जीत और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में। होला मोहल्ला कहाँ मनाए जाते हैं? पंजाब में। अगला प्रश्न है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। मिसमी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। रेड डाटा बुक का जो प्रथम प्रकाशन किया गया था ये 1964 में किए गए थे। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया है। तो 1955 में जो समिति इसके लिए गठित हुआ था, लघु उद्योग समिति के नाम से, जो कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था, वो थे कार्वे समिति। गठन कब हुआ था? 1955 में, कार्वे समिति। प्रश्न संख्या अब हम लोग 49 को देखते हैं। गल्प उपन्यास नाम है उसका निर्माला, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्माला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन थे, इसका आंसर ये हो जाएंगे। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। आज स्मृति पे आधारित कोई भी प्रश्न नहीं है, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए। और इस सेट का यदि आप टेलीग्राम पर लाइव टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। धन्यवाद।